हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका संभव बेस सीरीज में। ये संभव बेस सीरीज क्या है, सबसे पहले मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। देखो, ये सीरीज आपके लिए लाई गई है, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि हम सेकेंड ग्रेड का जो आपका पेपर आने वाला है, उसका जो मेन पेपर है, आपका जो साइंस स्ट्रीम में जो मेन पेपर लगता है, सब्जेक्ट का पेपर, जिसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये चीजें आती है उसमें, आपको पता होगा। इसमें हम लाए हैं आपके लिए फिजिक्स का बूस्टर डोज बेस। इसका मतलब है कि जिन बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अधिकतर बच्चे केमिस्ट्री तैयार कर चुके होते हैं, बायोलॉजी तैयार कर चुके होते हैं, बट सेकंड ग्रेड में साइंस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के साथ में प्रॉब्लम आती है फिजिक्स के साथ में। तो फिजिक्स के बूस्टर डोज पेज में हम बात करेंगे फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में, प्रीवियस ईयर में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन के बारे में। साथ ही साथ में हर वीडियो में आपको पुराने ईयर्स के आपको क्वेश्चन तो बता ही जाएंगे, उनके सॉल्यूशन तो दिए ही जाएंगे, उनके सॉल्यूशन पे डिस्कस तो किया ही जाएगा। साथ ही साथ हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपका बेसिक मजबूत हो और फिजिक्स में आपका डर खत्म हो। संभव बेच, इस बेच का नाम इसलिए निकाला गया है क्योंकि अभी कई लोगों को लगने लग गया है कि यार हमारा पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, कहीं फिजिक्स की वजह से हमारा पेपर में सिलेक्शन होगा या ना होगा, कहीं हमारा सिलेक्शन रुक तो नहीं जाएगा। हमारे लिए थोड़ा असंभव सा है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपना सिलेक्शन लेकर ही रहोगे, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी काफी कुछ होना बाकी है, काफी कुछ संभव है, इसीलिए हमने इस बैच का नाम निकाला है संभव बैच। चलो, ज्यादा मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे बेसिक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डायमेंशन। चलो देखो, मैं ये वीडियो जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग से फर्स्ट टाइम बना रहा हूं, तो जिस सॉफ्टवेयर को मैं अभी यूज कर रहा हूं वो मुझे अभी थोड़ा सा समझ कम आ रहा है, थोड़ा ये वर्क भी कम कर रहा है टैबलेट में। तो जब भी मैं इस पेन के आइकन को हटाता हूं, तो ये जो मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पर, ये हट जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी चीजें पढ़े उस पर वीडियो पॉज करें, फिर उसके बाद आप नोट्स बनाना चाहे नोट्स बनाइए और समझना चाहे तो समझिए, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं कुछ और लिखूंगा ये हटता जाएगा, ठीक है, मतलब जो पहले का लिखा हो वो मिट जाएगा, इसलिए ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आज के टॉपिक में, देखो हट गया ना, अब मैं बात करता हूं आगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे फिजिक्स के सबसे बेसिक, सबसे आसान, सबसे इजी लेसन के बारे में, जिसका नाम है डायमेंशन। ये लीजिए, यानी वीमा। अब कहीं सोचेंगे सर इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो? वजह, आप पिछले 11 साल के पेपर उठा के देखिए, आपको ये पता लगेगा कि यहां से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते आते हैं, हमेशा आते हैं। और ये जो है ना, इतना आसान है ना भाई, सबसे आसान लेसन, सबसे आसान, सबसे इजी है भाई। इसलिए सबसे पहले हम कवर इसे करेंगे, क्योंकि देखो भाई, पेपर में ना 35 से 40 सवाल आएंगे, और हमें यह भी पता है कि हमें फिजिक्स आती नहीं है। तो हमें एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में समझना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उन्हें याद करना पड़ेगा, उन पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि हम वहां पर 25-30 तो 25-40 तो नहीं, लेकिन कम से कम 35-40 तो नहीं, लेकिन कम से कम 25 से 30 सवाल तो अटेम्प्ट करें, ताकि हमारा सिलेक्शन हो ही हो। और जब हम 25 से 30 क्वेश्चन कर देंगे फिजिक्स में, तो भाई आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता, हमेशा फिक्स है, होगा ही होगा। चलिए हमारे टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखिए भाई, मैं डायमेंशन की बात करूं ना, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूं। देखो, डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी राशि को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मूल राशि में, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखना। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं बेसिक चीजें, ठीक है। देखिए, मैं इस पेन को थोड़ा और छोटा ले लेता हूं, ताकि देखो भाई, बात ऐसी है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी, वो 2 भागों में बटी हुई है भाई, है ना, 2 भागों में। पहला जो भाग है ना भाई, ये कहलाता है मूल राशि। मूल राशि में ज्यादा नहीं लिखूंगा, मूल राशि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं
फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशियां बोलते हैं। ठीक है, ये फिक्स होती है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती। मैं लिख देता हूं, किसी पर निर्भर, किसी पर निर्भर, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूं। ये भाई किसी पर निर्भर नहीं करती, किसी पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो ये 7 प्रकार की होती है। मैं भी बता देता हूं कितने प्रकार की होती है भाई, 7 प्रकार की, नीचे लिख देता हूं। ठीक है, ये होती है 7 प्रकार की, यानी इस ग्रुप में हमने 7 राशियों को रखा है। ठीक है, अब एक एक चीज बताते हैं उन राशियों के बारे में। सबसे पहली जो है वो होती है द्रव्यमान। मैं लिख देता हूं द्रव्यमान, यानी मास। मास, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। मास, देखो भाई इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मापते हमेशा केजी में। ठीक है, मैं बेसिक चीजें बताया जा रहा हूं केजी में। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है लंबाई। अब इस लंबाई में आपकी, नाम तो लेंथ है इसका, लेकिन इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, हाइट, डेप्थ सब कुछ आ गया है। ठीक है, अगर इससे भी आप एल से लिखेंगे लिखते समय, ये कैपिटल एम है भाई। ठीक है, और इसे मापेंगे मीटर में। ठीक है, जो तीसरी क्वांटिटी है ना भाई, उसका नाम है समय। समय, टाइम, टाइम, इसे कैपिटल टी से लिखते हैं। अब कई कहेंगे सर कैपिटल टी लिखे कि स्मॉल टी लिखे। कैपिटल टी से तो टेम्परेचर को लिखते हैं, तो आप कैपिटल टी से टेम्परेचर को भी लिख सकते हैं, टाइम को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जहां पर दोनों चीजें आ जाती है ना भाई, टाइम और टेम्परेचर एक साथ, तो फिर कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक चीज को हम स्मॉल टी से लिख देते हैं, एक चीज को हम कैपिटल टी से लिख देते हैं। ठीक है, तो कैपिटल टी से लिख दिया, लेकिन मापेंगे टाइम में सेकंड में। यानी आपको साल दे रखा हो तो भी सेकंड में कन्वर्ट करो, घंटे दे रखे हो, आवर्स दे रखे हो, मिनट दे रखे हो, वीक दे रखा हो, दिन दे रखा हो, तो भी आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो चौथा पॉइंट है ना भाई, चौथा पॉइंट ये आता है ताप का। चौथी राशि है ताप, सबको पता होगा टेम्परेचर। इसको भी कैपिटल टी से लिखते हैं, बट मापेंगे इसको केल्विन में, केल्विन में। ठीक है, मैं लिख के बता देता हूं, वो केल्विन में। यदि आपको सेल्सियस में दे रखा है तो भी आप केल्विन में कन्वर्ट करिए। ठीक है, 2 तरीके से दिया होता है, या तो सेल्सियस में दिया होता है या फ़ारेनहाइट में दिया होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। आपको इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे देखो, चौथी जो होती है ना, 4 हो गया ना, 5वां मैं ले लेता हूं, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये आई से नापी जाती है, मतलब लिखी जाती है, डिनोट आई से करते हैं, और नापने के लिए यूज करते हैं हम कैंडेला, सीडी। मैं लिख के देता हूं आपको, कैंडेला, सीडी, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, आगे जो आता है वो आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम स्मॉल एन से लिखते हैं, कई लोग कैपिटल एन से भी लिख देते हैं। मापते हैं मोल में। हाँ भाई, ये वही मोल है जो केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, यानी अणुओं की संख्या कह सकते हैं एक तरीके से। और जो लास्ट है वो आता है विद्युत धारा। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, मैं लिख देता हूं इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड लेके, विद्युत धारा। ठीक है, इसे आई से लिखते हैं और मापते हैं एम्पियर से। सुना होगा आपने नाम एम्पियर, मैं यहां लिख के देता हूं, एम्पियर, ए यानी एम्पियर। अब जब हमने विद्युत धारा चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे एम्पियर से। ठीक है, अब देखो कुछ जो बेसिक बातें आपको जानना जरूरी है वो मैं बता देता हूं आपको। जब आप विमा लिखेंगे, यानी किसी भी राशि को मूल राशि के रूप में लिखेंगे, तो जो ये 4 शुरू की 3 है ना, एक तो द्रव्यमान है, एक लंबाई है और एक समय है, 3 मिल गई आपको। ध्यान से दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखो इसमें आपको विमा लिखते समय द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करना है एम से, लंबाई को रिप्रेजेंट करना है एल से, और समय को रिप्रेजेंट करना है टी से। यानी शुरुआत की जो 3 है ना, लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी मास, लेंथ एंड टाइम, उनको डायमेंशन में यूज करते समय, विमाओं में यूज करते समय हम एम, एल और टी से लिखते हैं। ठीक है, उनके पर ये जो मात्रक है ना, इनको काम में नहीं लेना है, केजी काम में नहीं लेना, मीटर काम में नहीं लेना, सेकंड काम में नहीं लेना, एम, एल, टी काम में लेना है। लेकिन
जब ताप की बात आ जाए, टेम्परेचर की बात आ जाए, तो देखो ध्यान से, जब टेम्परेचर की बात आ गई तो थोड़ी समस्या हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि टेम्परेचर भाई साहब कैपिटल टी से लिख दोगे आप तो ऊपर भी टी है, यहाँ पे देखो टाइम को भी टी से लिख दो, ये भी टी है, फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो बच गई ना नीचे की चार, ताप बच गई आपकी, ज्योति तीव्रता बच गई, पदार्थ की मात्रा बच गई, विद्युत धारा बच गई, यानी टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ये बच गए। तो इसमें आपको क्या करना है, इनके प्रतीक चिन्हों काम में नहीं लेना, यानी टेम्परेचर को टी से नहीं लिखना, ज्योति तीव्रता को आई से नहीं लिखना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से नहीं लिखना और विद्युत धारा को आई से नहीं लिखना। इनमें यूज करना है इनके मात्रक यानी केल्विन, ताप को आप लिखेंगे केल्विन से, ज्योति तीव्रता को आप लिखेंगे सीडी से, पदार्थ की मात्रा को आप लिखेंगे मोल से और विद्युत धारा को लिखेंगे एम्पियर के ए से। आई मेरी बात समझ? चलिए ठीक है, याद रहेगा। शुरू की जो 3 क्वांटिटी है उनको एम एल टी से लिखना है और बाकी की जो क्वांटिटी है उसको ताप को कैसे, ज्योति तीव्रता को सीडी से, पदार्थ की मात्रा को मोल से एमएल से और विद्युत धारा को एम्पियर से लिखना है। ये तो मूल राशियों के बारे में बात आ गई। अब थोड़ी सी बात करता हूं मैं फिजिकल क्वांटिटी का। जो दूसरा प्रकार है, दूसरा टाइप है, वो होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां इन्हें बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी यानी जिन्हें हम बनाते हैं, जिन्हें हम बनाते हैं। हम बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? हम बनाते हैं मूल राशियों से, यानी ये मूल राशियों पर निर्भर करती है, यानी ये मूल राशियों पर निर्भर करती है, ये मूल राशियों पर निर्भर करती है भाई। यानी व्युत्पन्न राशियों को लिखने के लिए आपको मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, और मूल राशियों को जब मतलब मूल राशियों के रूप में आप लिखेंगे, और मूल राशियों के रूप में लिखना ही विमा कहलाती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, व्युत्पन्न राशि को आप जब लिखेंगे तो किस रूप में लिखेंगे? मूल राशियों के रूप में लिखेंगे, और ये मूल राशियों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? आपका विमाय कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये आपको मोटा मोटी बेसिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये मिट जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं एक बार दोबारा थोड़ा मोटा मोटा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बनाना आ जाए कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। देखो बेसिक, जैसे मेरे को द्रव्यमान को लिखना है यानी मास को लिखना है, मास, और इसे मैं कैसे लिखूंगा? कैपिटल एम से लिखूंगा। ठीक है, फिर मेरे को लंबाई को लिखना है यानी लेंथ, इसे मैं एल से लिखूंगा। फिर था मेरा समय यानी टाइम, इसे मैं कैपिटल टी से लिखूंगा। फिर था ताप यानी टेम्परेचर, इसे मैं केल्विन से लिखूंगा। फिर था विद्युत धारा, आगे पीछे कहीं से भी लिख सकते हो यार, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसे मैं लिख सकता हूं एम्पियर से लिखना है मुझे। फिर था ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का नाम था लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा। इसे मुझे सीडी से लिखना था। और एक था पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका नाम था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लिखते हैं मोल से। ठीक है, ये देखो अब समझ में आएंगे किस किस से लिखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लो व्युत्पन्न राशियों की बात करें जो कि हमने मूल राशियों से पैदा किए। मैं सबसे पहले बात करूंगा न्यूटन के बारे में। जैसे न्यूटन देखो, विमाएं 2 तरीके से लिखा जा सकती है भाई। न्यूटन किसको नापता है? बल को नापता है। ठीक है, तो बल को नापने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा न्यूटन। तो ये बल जो है ना फिर व्युत्पन्न राशि है भाई। ठीक है, इन 7 के अलावा जो बच गया वो सब व्युत्पन्न है, डिराइव्ड है। तो बल को कैसे नापेंगे? न्यूटन से। बल का जो फॉर्मूला है ना भाई, चलो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं आपको, थोड़ी सी देखो। किसी भी, मैं दोबारा बात कर रहा हूं, किसी भी व्युत्पन्न राशि को लिखना होता है ना, तो उसके लिए 2 चीजें हैं। जैसे मैंने लिया काम में बल, बल की 2 टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बल को, यानी बल को 2 टाइप से लिख सकते हैं। किस रूप में? मूल राशियों के रूप में, यानी विमाएं के रूप में। 2 तरीके लिखने के। पहला तरीका है फॉर्मूला, आप फॉर्मूला से लिखिए इसे, फॉर्मूले से आप विमा बनाइए फिर लिखिए, या फिर आप यूनिट से, यूनिट यानी मात्रक से। अब सबसे बड़ी बात है ना यार, बल कुछ भी हो सकता है। चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नॉर्मल वाला बल, तनाव बल, रस्सी में तनाव,
पृष्ठ तनाव, जो कि देखो यहाँ हमारा सवाल भी है, ठीक है, भार, एनीथिंग, बल के खूब सारे रूप है, घर्षण बल खूब सारे रूप है, सबके मात्रक सेम रहेंगे भाई, सबके मात्रक सेम रहेंगे, सबको न्यूटन में लिखेंगे। आप कोई भी बल हो, कितने भी टाइप के बल हो, उनको न्यूटन में लिखेंगे, बट फॉर्मूला सबके अलग अलग है। जैसे मैं बताता हूँ, नॉर्मल बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, बट गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। विद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है F का, वो होता है K q1 q2 r स्क्वायर, ठीक है। तनाव टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो कभी कभी mg हो सकता है या mg माइनस नॉर्मल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप घर्षण बल का फॉर्मूला लिखेंगे तो F बराबर होता है घर्षण गुणांक इंटू नॉर्मल बल यानी अभिलंब बल। अब देखो यहाँ पर इतने सारे फॉर्मूले भाई, कितने याद करोगे? तो प्रैक्टिकली ये फॉर्मूले याद करना पॉसिबल नहीं है। मतलब हर फॉर्मूला याद रहे आपको, ये जरूरी तो नहीं, और हर फॉर्मूले से बार बार बीमा बनाने लोगे तो वैसे हमारी 12 बज जाएगी, वैसे दिमाग खराब हो जाएगा। तो दिमाग का दही क्यों करना भाई, इसलिए हम फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे। इसको मिटाओ सबसे पहले, हम फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे, हम बाय फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला मेथड यूज ही नहीं करेंगे भाई। हम यूज करेंगे इजी और आसान, ओनली एक ही मेथड। कौन सा? यूनिट मेथड, मात्रक। आपको मात्रक याद रखना है, बड़ी बेसिक सी चीजें आसानी से याद हो जाती है और उससे हम बीमा लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं मैं बताता हूं आपको, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे बल है भाई, मैं दोबारा लिख के देता हूं आपको, हाँ ये लो बल है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे बल। बल को आप नापते हैं में न्यूटन में। अब भाई बल का जो एक्चुअली फॉर्मूला है ना नॉर्मली, वो F बराबर ma होता है, बेसिक फॉर्मूला। m यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लिखते हैं kg में, a यानी त्वरण, त्वरण यानी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, ये होता है भाई। तो कहीं ना कहीं मैं कहूं कि न्यूटन में छिपा हुआ है kg मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, यानी आपको जो मोटा मोटा दिख रहा है ना भाई ये न्यूटन, इसके अंदर इसको जब खोल के देखते हो तो अंदर निकलेगा kg मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, यानी ये मूल राशियों पर डिपेंड करता है। अब मूल राशियों के रूप में लिखना ही तो विमा कहलाती है। तो कैसे लिखते हैं, देखो देखो इस न्यूटन में मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ध्यान से देखना एक एक चीज। इस न्यूटन को देखो भाई, इस न्यूटन के अंदर छिपा हुआ ये सबसे पहले kg। अब देखो kg यानी द्रव्यमान, kg यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान को काय में लिखते हैं m। तो आप बड़ा ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, और मैं थोड़ा इसको मिटा दूं, ठीक है, ये हाथ टच होते क्या पता क्या क्या चालू हो जाता है इसमें। kg है, kg जो है वो द्रव्यमान को बताता है, ध्यान से देखना, किसको बताता है? द्रव्यमान को। द्रव्यमान को लिखते हैं कैपिटल M से। अच्छा विमाओं को बड़े ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, तो मैं बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूं, कभी कभी ब्रैकेट नहीं भी होता तो चलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया m। अब देखो इस न्यूटन में कितना kg लिखा हुआ है, kg के ऊपर कितना कोई घात वात लगी हुई है क्या, स्क्वायर है, kg स्क्वायर है, kg क्यूब है, ठीक है, ये देखना है। तो मैंने देखा भाई kg के ऊपर कुछ नहीं है भाई, 1 है, पावर यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ m के ऊपर भी पावर लगा दूंगा 1, ठीक है। अच्छा देखो दूसरी चीज मीटर, अब दूसरी चीज देखूंगा मैं मीटर, मुझे मीटर दिखी भाई। तो देखो जब मैं मीटर को देखता हूं तो मीटर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा भाई, यहां देखो मीटर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, यानी मीटर किस चीज को बताता है? मीटर बताता है लेंथ को, काय को बताता है? लेंथ को। लेकिन विमाओं में लिखते समय मैं लेंथ की जगह क्या लिखता हूं? एल, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एल, यानी मीटर को मैंने एल से लिख दिया। अब बड़ी बात यह कि जब मैंने एल से लिख दिया है तो मुझे इसके ऊपर पावर लगानी पड़ेगी। पावर का मतलब भाई एक है, मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है, ऐसे। तो मैंने देखा है मीटर के ऊपर भी कुछ नहीं है, यानी 1 है, यानी एक पावर है, तो मैं एल के ऊपर भी क्या लगा देता हूं? एल की पावर 1। अच्छा अब ध्यान से देखो, समय की बात करते हैं, क्योंकि यहां पे सेकंड आ रखा है, तो सेकंड किसको बताता है? समय को बताता है। और समय को लिखते कैसे? टी से लिखते हैं, चूंकि बटे में है तो मैं नीचे लिख देता हूं टी। पर टी के ऊपर ध्यान से देखना भाई, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखो, टी के साथ में घात लगी हुई है 2, kg मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, सेकंड के ऊपर स्क्वायर है तो टाइम के ऊपर पावर लगा दूंगा मैं 2, ठीक है। अब मैं इनको एक साथ लिख देता हूं, तो m1 L1 यानी m1 L1, और t जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, पावर 2 है, पावर माइनस की हो जाएगी, प्लस की तो, और t की पावर -2, तो बल की विमा हो जाएगी m1 L1 t -2। आई मेरी बात सुने? अब कई लोग को लगेगा सर फिर ये बाकी का क्या करें? देखो एक्चुअली जो विमा है ना वो ऐसे लिखी जाती है, मैं इसको देखो दूसरे तरीके से पूरा लिख के दिखाता हूं आपको। विमा ऐसे लिखी जाती है, kg है भाई तो मैं m से लिखूंगा, kg है तो, और इसके ऊपर पावर है तो 1 लिखूंगा। मीटर है तो मीटर को कैसे, मीटर किसको बताता है? लेंथ को, तो मैं l लिखूंगा और l के ऊपर पावर 1 लगाऊंगा। सेकंड है, ये बटे में सेकंड है, ऊपर जाएगा तो घात माइनस की हो जाएगी, जैसे हमने यहां पर किया है, तो t की घात 2 है, ऊपर गई तो -2 गई, तो मैंने -2 लिख दी।
अब यहां पर देखो ताप नहीं लिखा हुआ कहीं पर, कहीं ताप नहीं है तो केल्विन की पावर 0 लिखनी पड़ेगी। इस फॉर्मूले में कहीं विद्युत धारा भी नहीं लिखा हुआ तो एम्पियर की पावर 0 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि विद्युत धारा को हम एम्पियर से लिखते हैं, ए से लिखते हैं। यहां कहीं ज्योति तीव्रता का भी जिक्र नहीं है, ज्योति तीव्रता को हम सीडी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे मैं सीडी लिखूंगा और पावर लगाऊंगा 0। और पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे कहीं पे पदार्थ की मात्रा के बारे में बात नहीं हो रखी, तो पदार्थ की मात्रा को लिखते हैं मोल, और मोल की पावर भी मैं क्या लगाऊंगा 0, और फिर बड़े ब्रैकेट में बंद करूंगा। लेकिन क्या आपको ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगा, इतना बड़ा सारा ऐसे M1 L1 T-2 K0 A0 CD0 मोल 0, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, अजीब सा और थोड़ा ऐसे बेकार सा। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको आसान बनाते हैं, और ये जो आपका मोल है, ये CD है, ये एम्पियर है, इन सबको हटा देते हैं। अब हटाए क्यों सर, ये तो गलत भी हो सकता है। गलत नहीं होता भाई, जो चीज दे रखी है ना उसको यहां लिख दो, बाकी सबको मत लिखो, सीधी सी बात है, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें ये 3 चीज दे रखी तो मैंने 3 लिख दी, बाकी नहीं दे रखी थी मैंने नहीं लिखी, ठीक है। यदि वो देते तो वो भी लिख देते। मान लो एम्पियर होता तो मैं साथ में ए लगा देता, CD होता है नहीं, कैंडेला के बारे में बात होती, ज्योति तीव्रता होती तो कैंडेला लगा देता, पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया होता तो मैं मोल लगा देता। आई मेरी बात समझ में क्लियर है? ये बेसिक तरीका है लिखने का, ठीक है। अब आपको ये 7 राशियां याद रखनी पड़ेगी, ये 7, ये लिख दोगे ऑटोमेटिक आपका काम होने लग जाएगा, ऑटोमेटिक आप लिखने लग जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको हर चीज का मात्रक पता होना चाहिए, हर चीज का मात्रक पता होना चाहिए। तो हम जैसे जैसे इसको 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे डायमेंशन को, जो कि आपको लगातार क्लासें मिल जाएगी, उनमें हम 11th और 12th में जो भी मोस्ट टॉपिक है, मोस्ट वर्ड्स है जिनके बारे में, या मोस्ट राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके बारे में अधिकतर पूछा गया है, उनके मात्रक के बारे में बात करेंगे, उनकी विमाएं लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए लाया हूं प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन, उसको देखते हैं। ये सब मैं मिटा रहा हूं भाई, ठीक है। चलो मैं अभी नहीं मिटाता हूं, ऐसे मैं ऐसे मिटा देता हूं, ये लो, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे। देखो प्रस्थ तनाव की बात करते हो, ये लो मैं इसको मिटा दिया। मैंने कहा सवाल है हमारा 2019 में सवाल आया था, सवाल है प्रस्थ तनाव की विमाएं लिखिए, सरफेस टेंशन की विमाएं लिखिए। अब सबसे पहले मैं आपको सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। सरफेस टेंशन यानी किसी भी तरल, किसी भी लिक्विड, किसी भी फ्लूइड के सबसे ऊपर की लेयर होती है, सबसे ऊपर की परत के बारे में बताता है। अब ये मतलब क्या है, मैं ऐसे समझाता हूं आपको। किसी भी लिक्विड के जो पार्टिकल्स है ना, वो बिखरना नहीं चाहते भाई, वो अपने आप को समेट के रखना चाहते हैं। वो अपने आप का जो क्षेत्रफल है, वो एरिया जो है वो सबसे छोटे से छोटा करना चाहते हैं। तो वो जो सबसे ऊपरी परत होती है ना भाई, सबसे ऊपर, जैसे मान लो आपने पानी की बाल्टी भर दी, तो जो पानी भरते भरते सबसे ऊपर का लेवल आ गया ना, सबसे ऊपरी को, उसकी बात करो, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके अणु क्या होंगे, एक दूसरे को बांध के रखने की कोशिश करेंगे, और वो बांध के रखने के लिए फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, वही बल प्रस्थ तनाव कहलाता है। यानी एक झिल्ली बना लेंगे, एक मेम्ब्रेन तैयार कर लेंगे वहां पे। भाई मेरी बात समझे? अब 2 मॉलिक्यूल के बीच में वो जो फोर्स लगता है ना, वही सरफेस टेंशन कहलाता है। वो फोर्स यदि मजबूत है तो वो मॉलिक्यूल चिपक के रहेंगे। अब आप देखो कि पानी के ऊपर चींटी चलने लग जाती है, क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है ना, वो चींटी के वजन से ज्यादा होता है। तो चींटी उसके ऊपर होती है। कैसे? मान लो ये 2 मॉलिक्यूल आपके, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है अच्छे से, ये सरफेस टेंशन है। अब चींटी जो है ना आपकी, ये आपकी चींटी ऐसे ऐसे करके ऐसे होती है ना ये चींटी, ये लो, इसका वजन इतना है ही नहीं कि इस बॉन्ड को तोड़ सके, तो आराम से ये चलते चलते यहां पहुंच जाती है। इसलिए जो चींटी होती है वो पानी के ऊपर चल पाती है। अब प्रस्थ तनाव है ना, वो किसी भी फ्लूइड या लिक्विड का गुण होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के लिक्विड्स होते हैं। उसमें फ्लूइड में एयर और लिक्विड दोनों आती है, तो अलग अलग टाइप के तरल या फ्लूइड्स होते हैं, तो अलग अलग ही उनका सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। थोड़ी सी बात, मेरा कहने का मतलब मैं आपको बताना चाहता था बस, ठीक है। ये बल नहीं है, कहीं आप इसको बल समझे, क्योंकि बल न्यूटन में नापा जाता है, ठीक है, और ये न्यूटन बटा मीटर में नापा जाता है। ये बताना चाहता है कि 1 मीटर लेंथ पर, यदि मतलब ये आपका एक टब है पानी का, इसमें 1 मीटर लेंथ खींचते हैं, तो इस 1 मीटर लेंथ पर कितना फोर्स काम कर रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में कितने फोर्स से बंधे हुए, यही कहलाता है प्रस्थ तनाव, ठीक है। तो आपको मात्रक पता होनी चाहिए बस, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था फॉर्मूला आपको याद हो कि ना हो, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं, तो मैं भी फॉर्मूले पर ले लेता हूँ। देखो भाई, प्रस्थ तनाव जो होता है ना, उसका जो मात्रक होता है ना, वो होता है न्यूटन बटा मीटर, ठीक। अब देखो मैं न्यूटन के बारे में बात करता हूँ। न्यूटन के अंदर क्या छिपा होता है? केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और नीचे है मीटर। अब ध्यान से देखना भाई, इस मीटर से ये मीटर तो कट गया, तो मेरे पास केवल बचा केजी बटा सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ध्यान से,
केजी को मैं कैसे लिखता हूं, केजी यानी द्रव्यमान, और केजी यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान को मैं लिखता हूं एम से, तो मैं यहां पे लिखूंगा एम। अच्छा, केजी के ऊपर घात कितनी है, 1 घात है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 घात। अच्छा, नीचे के साइड में सेकंड किसको बताता है, टाइम को बताता है, ये रहा टाइम। टाइम को कैसे लिखना है हमें, टी से, ये लिख दिया टी। इसके ऊपर घात कितनी है भाई, 2 घात है, तो मैंने लिख दी 2, ये इसको पैक कर दिया। अब देखो ध्यान से, जब मैं m1 लिखूंगा तो m1 ही लिखना पड़ेगा, लेकिन ये t जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा t की पावर -2। अब यहां पर l नहीं दे रखा तो आप मत लिखो, लेकिन जब आप अपने ऑप्शंस देखते हो, ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस, तो ऑप्शन में l लिखा हुआ है भाई। अब l हमारे पास है नहीं, तो मैं l के ऊपर यहां पर लगा देता हूं 0, क्योंकि l है ही नहीं। तो अब मेरी विमा बन गई m1 L0 t-2। तो यहां पर जो ऑप्शन आपका मैच करे वो आपका करेक्ट आंसर होगा m1 L0 t-2, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपका m1 L0 t-2। इस तरीके से आपकी विमा लिखी जाती है। आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टाइप के और क्वेश्चंस निकाल के लाऊंगा। साथ ही साथ में हम कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से केवल डायमेंशन लिखना ही नहीं आता, 1-2 और छोटे छोटे नियम है, रूल्स है, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जितने भी इन 11 साल, 12 साल, 13 साल के पेपर में डायमेंशन के चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन पर, उनके सॉल्यूशन पर तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कस करूंगा। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, आज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, दिमाग में छोटी मोटी बातें आपके बैठी है, समझ में आया कि डायमेंशन को किस तरीके से लिखना होता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब आप करिए कि नहीं करिए वो आपकी इच्छा है। सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ के रहेंगे, तो जैसे जैसे वीडियो आएंगे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डायमेंशन के इस पार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आज्ञा दीजिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।